हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लाए एसएससी सीजीएल 2021 के जो टीयर 1 का पेपर हुआ था 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आज उसका हम सोल्यूशन लाए हैं। चलो मैथ के सारे सवाल अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसमें पहला सवाल है, क्या बोला है? पहला सवाल बोला है यदि एक संख्या दिया गया है, ये 8 है, ठीक, 88 से विभाज्य है तो b माइनस ए की वैल्यू बताओ। किसकी? b माइनस ए की वैल्यू बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो इस सवाल को। ठीक है, क्या है? ये 8 है, ठीक। अब देखो, जब कोई संख्या 8 से 88 की बात कर रहा है तो इसमें 11 भी है और 8 भी है। अगर संख्या 8 और 11 दोनों से विभाज्य होगी तो वो संख्या 88 से भी विभाज्य होगी। तो जब कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है तो 8 का लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट 646 बी लिखा गया, ठीक, ये लिखा गया। लेकिन अगर ये डिजिट क्या होता है, सम होता है, तो लास्ट सिर्फ 2 डिजिट देखते हैं, ये है, ठीक, 6b लिखा गया है, ठीक। 6b अगर 8 से डिविजिबल है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम 4 होगा, तभी होगा। और मैक्सिमम भी 4 रखोगे, उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू रखोगे आएगा नहीं आंसर, ठीक। ये 4 है तो b की वैल्यू क्या हो गई? 4। अब बात हुआ 11 की। अगर संख्या 11 से विभाज्य है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको ध्यान से देखो। क्या लिखा है? 8a 5 1 4 6b लिखा है। हम दो का एक बार पेयर बना के लेते हैं। अगर हम इस 2 की संख्या को देखते हैं, 11 से भाग देंगे तो इसमें 2 की कमी आ रही है। 11 छक्का 66 होता है, समझ में आ गया। और हम इस दोनों की बात करते हैं तो 11 का नम 11 प्लस 3 की आ रही है बढ़ोतरी, ठीक। अब ध्यान से देखें इन संख्याओं को। हम इसकी 8 की बात करें तो ये क्या लिखा गया है? ये लिखा है 8, तो 11 की 11 जाएगा तो मतलब 8 3 माइनस 3 आएगा, 3 की कमी है। अब क्या बचा? a इंटू 5 बचा है, a5 बचा है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ये तो इससे कट जा रहा है, -2 की कमी आ रही। अगर a5 में 11 के भाग दे और +2 आ जाए, कैसे आएगा? अगर a की वैल्यू हम 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 35 11 का भाग 35 में आएगा तो क्या बच जाएगा? तो 2 बच जाएगा और 2 बच जाएगा, इधर -2 है, कैंसिल हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू मिनिमम 3 रखनी पड़ेगी। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। 4 - 3 बराबर क्या आ गया? 1। क्या ऑप्शन है? सी। समझ में आ गया? चले आगे, अगले सवाल पे चले। ध्यान से देखो, 11 वाला हम फिर बताते हैं, 8 वाला समझ में आ गया। जब सम होता है तो लास्ट 2 डिजिट देखते हैं और जब विषम होता है तो लास्ट 2 डिजिट में, अगर मान लो यहाँ पर विषम होता है, लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड कर लेते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये 8 के लिए हुआ, 11 के लिए क्या हुआ? 11 के लिए हम पहले 2 का एक पेयर बना लेते हैं। 2 का पेयर हो गया 64। 64 में अगर हम 11 का भाग देंगे, 11 छक्का 66 होता है तो -2 बचा। अगर हम 11 × 55 की बात करते हैं तो +9 बचता, उससे भी सॉल्व हो जाता है। यहाँ से अगर बात करें 14 में अगर हम 11 का भाग देते हैं तो +3 बच जा रहा है, 11 के 11 +3 हो जाएगा, ठीक है। और a इंटू 5 बच रहा है, मतलब a5 बच रहा है। a5 की वैल्यू भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो 8 की बात करें तो लास्ट में सिर्फ 8 बच जा रहा है। 8 की बात करें तो 11 का नम 11, इसमें -3 बच रहा है। अगर -3 8 के पास और होता तो 11 से डिविजिबल हो जाता, ठीक। तो ये -3 हो गया, ये +3, यहाँ से ये रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर 0 हो गया, -2 रिमाइंडर अभी भी बच रहा है। अगर a5 में ऐसा क्या a की वैल्यू रखें, अगर रिमाइंडर 2 बच जा रहा है तो रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा। a5 में अगर a बराबर हम 3 रख दें तो हमारा 35 हो रहा है। 35 में 11 का भाग देंगे, 11 × 33, कितना बच जा रहा है? 2। मतलब इसमें +2 का रिमाइंडर बच जा रहा है। अगर +2 रिमाइंडर इधर बच रहा है, -2 का रिमाइंडर इधर बच रहा है, रिमाइंडर खत्म हो गए तो a की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ गया? a की वैल्यू मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों केस में ही 3 आएगी। अगर उससे ऊपर रखेंगे तो +2 आएगा ही नहीं। चलो, यहाँ से जब 2 आ गया तो b - a बोला है, 4 - 3 करके सॉल्व कर लीजिए। ये सेकेंड वाला सवाल देखते हैं। सवाल ये लिखा गया है, यहाँ पर एक गलती लिख दी गई, ये गलत है, ठीक है। ये सवाल है, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखा? पहले ऑफ को करते हैं। आप लोग जानते होंगे क्या होता है, फॉर्मूला होता है बॉड मास, ठीक, ये वाला फार्मूला लगता है।
पहले क्या करते हैं देख लेना। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है 18/6, यहां लिखते हैं 18/6, इसको लिख देंगे इनटू ये 12 मन से 9 गया, 9 3 12 इनटू ऑफ मतलब 5। सब पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ को बोला गया, -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5, 3 -5 हो गया, माइनस प्लस 5 हो गया। इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करें हम तो ये 6 3 18 होता है, 3 हो गया इनटू 5 3 15, 3 45 प्लस 5 ये हो जाएगा 50। कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर गुणे लिखा है, फिर ये लिखा है। अब इसको हम देखें तो इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 40 भागे 5 दूनी 10, ठीक, गुणे उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या हो जाएगा 40/10 गुणे 50 यहां तक, फिर भागे मतलब गुणे 1/25 कर देंगे। यही सॉल्व करना, 25 दूनी 50, ये 4 दूनी 8, ठीक। क्या आ गया 8 आ गया। समझ में आ गया। सिर्फ गॉड मॉस लगाना था, देख लेना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, पहले इसमें जो कोष्टक होता है ब्रैकेट होकर, उसमें भी सबसे पहले कौन सा, कैसे इसमें करते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंजिला वाला, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक। ऑफ मतलब जैसे का हो गया, अगर हिंदी की बात करें का लिखा हो या ऑफ लिखा हो। डी माने जो आप भाग देते हैं, एम माने गुणा हो गया, ए माने हो गया जोड़, ये माने हो गया घटाना, ठीक। आगे चले अगले सवाल को, ध्यान से इस चीज को देख लेना। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोगों को आता है। चलो ठीक, आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये तीसरा सवाल बोला है, देखो एग्जाम में फिर से बोले वही बात, एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है, वो मेथड जिसमें सबसे कम स्टेप में आंसर आ सके, कम स्टेप में सॉल्यूशन करना पड़े, ठीक है। जैसे ये सवाल लिया, क्या दिया सवाल, 6 घड़ियां, क्या दिया है 6 घड़ियां जो क्रमशः 4 5 3 4 6 7 और 8 और 12 सेकंडों के अंतराल में बजती हैं। तो एक साथ बजना शुरू करती है, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, कितने सेकंड बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी। ध्यान से देखो, हम अगर पहले मेथड की बात करें जो हमें एग्जाम में करना है, किस में करना है, एग्जाम में। ध्यान से देखो क्या बोला, ये घड़ियां हैं जो इतने सेकंड में, कई घड़ियां इतने सेकंड में बजती हैं अंतराल में। तो बोले एक साथ अगर बजना हो तो वो 6 घड़ियां कब बजेंगे, कितने सेकंड बाद बजेंगे। तो ध्यान से देखो, कुछ भी संख्या होगी उसमें वो 7 से, वो 3 से, वो 4 से, वो 6 से, वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। मान लो बोला 30 सेकंड बाद बजेगी, तो मतलब ये 3 भी 30 सेकंड में बजेगी जाके। तो देखो 3 का भाग जा रहा है, अगर 4 से बोला तो भाग जा रहा है, अगर जिसका भाग नहीं जाएगा मतलब ये 30 सेकंड में 7वां वाला नहीं जाएगा, ठीक। समझ में आया। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या था, सबसे पहले क्या करो, वो संख्या जो देख लो जो 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल की बात हो गई, तो सीधा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सॉल्व करते हैं। देखो 6 8 से 14, ये 3 से नहीं भाग जाएगा। इसमें देखो 8 से 14 1 15, इसमें 3 से भाग जा रहा, इसमें नहीं भाग जाएगा, इसमें जाएगा। 2 ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन हो गया। अब कहोगे सर हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, एक संख्या 7 भी उठा लो, 7 भी उठा लो, 7 जैसे उठाए एक बार 7 से देख लो, 7 दूनी 14, 2 बचा 7 चौक 28, यही वो संख्या है। अगर इसमें जा रहा है तो इसमें नहीं जाएगा। समझ में आ गया, बी ऑप्शन कैसे सही हुआ, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ये हो गया पहला मेथड जो आपको एग्जाम में करना है। सिर्फ ऑप्शन देके टिक मार दिए कौन सा सही होगा, ठीक है। क्योंकि हमने वही बात किया है, सबसे कम सेकंड में जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सिलेक्शन ही वही कराएगा, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास अच्छा टाइम रहेगा, प्रॉपर टाइम रहेगा, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड, ठीक, डिविजिबिलिटी मेथड से। ध्यान से देखो, अगर हमारे पुराने वीडियो का जाके देखोगे तो डिविजिबिलिटी मेथड पूरा अच्छे से एक वीडियो है, वो बताया गया है कैसे 2 का 3 का 5 का 7 का 9 का 11 का 13 का सबका बताया गया, ठीक है, जाके वो देख लेना,
चले एक बार फिर से इसको हम बताते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम 2 से क्यों नहीं चेक किए? अगर 2 से चेक करना होता, देखो लास्ट में 8 है, इसमें 6 है, 2 से दोनों डिविजिबल है, मतलब 2 से हमें फिर नहीं चेक करना। 3 से चेक किए, 2 ऑप्शन आ गया। अगर 3 की जगह पर तुम सीधा 7 से भी चेक करते ना, आंसर आ जाता। ठीक है। अब 12 से कहोगे तो इसमें भी 4 3 12 होता है, 4 मतलब 2 की बात हो गया, इसमें 3 की बात हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, अगले सवाल पे चले, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चले। ये हो गया था पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड की बात करें तो 3 4 6 7 8 और 12 का एलसीएम ही लेना था। क्या एक ही साथ जब बजेंगे तब 3 4 6 7 8 और 12 ये एक साथ बजेंगे। इनका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। अगर हम 2 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 7 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा। फिर से 2 से देखो, 3 होगा, 1 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 3 होगा। फिर से 2 जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से कट गया, 1 1 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर ये 7। इसको सॉल्व करना था, देख लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 गुणे 7 करना था। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 2 16, 168। 168 सेकेंड के बाद वो सभी घड़ियां एक साथ फिर से बजेंगी। समझ में आ गया? आंसर क्या हुआ? बी। एक तो ऐसे सॉल्व करते। अब देख लो कि ये सेकेंड मेथड था, अगर इससे करते तो कितना लंबा टाइम जाता। समझ आ गया? चले अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला। एक संख्या a का 11/5 भाग संख्या b के 22% के बराबर है। पहला क्या बोलता है, ध्यान से देखो कि जो a का 11/5 है वो b के 22% के बराबर है। संख्या b जो तीसरी संख्या c है 2.5% के बराबर है। b जो है c के 2.5% के बराबर है। और दिया है यदि c की वैल्यू 5500 हो तो a का 80%, b का 40% निकालो। ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो c की वैल्यू दिया गया है तो हम c से स्टार्ट ही कर लेते हैं। ये वाला और लाइन देखते हैं क्या बोलता है। b जो है c के 2.5% के बराबर है। 2.5% का मतलब यही हुआ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, यही बोला। इसको सॉल्व करो तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू भी 5500 है। 2.5% की अगर हम बात करें तो 2.5% का मतलब यही होगा ना। इसको सॉल्व कर लो। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ठीक कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 55 गुणे 25 दिया है, 25 पंचे 125, मतलब बचा कितना 12। 25 पंचे 125, फिर 125 इसमें 12 हम जोड़ दोगे 731 137, ये बचा। एक 10 बचा था तो यहाँ पर 10 मिनट लग गया। b की वैल्यू आ गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, b की वैल्यू आ गई। अब कहा है जो a है, a का 11.5 भाग b के 22% बराबर है। अगर b का हम 22%, वो किसके बराबर है, क्या करते हैं, a का 11/5 जो है वो b के कितने बराबर है, b का वैल्यू क्या है 137.5 इंटू 22%, 22 बटे हम 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 11 दूनी 22, 2 से कट गया 50, ये 5 से कट गया 10, तो e की वैल्यू यहां से आ जा रही है 75। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू दी गई। क्या बोला, a का 80%, a का 80%, मतलब क्या बोला है 13.75 का 80%, 80 बटे 100, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर क्या बोलता है b का 40%, 13.75, ये इसका 40% बोला है। यही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या होगा।
ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखने की बात करें तो अगर 10 का भाग इसमें कर दें तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ये वैल्यू सेम हो जाएगी, और उसी को हम कॉमन कर लेते हैं बटे 100, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 8 और यहाँ क्या बचेगा 40, ये हो जाएगा 48, 137। इसको बस सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 48, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 48 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 48। ठीक, बस इसी को सॉल्व करना है, देखना आंसर क्या होगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखें, 48 इंटू 137.5 दिया गया है। अगर हम लास्ट डिजिट की बात करें, देखो लास्ट डिजिट दो में एक जैसी है, दो में अलग है, तो वहां से आंसर आ सकता है। देखो ध्यान से, ये तो हटा दो, ये तो दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है इसका। ठीक, यहाँ लग जाएगा, इसकी वजह से ये अगर हटा तो यहाँ लग जाएगा। ठीक, अब बात करें तो 8 × 40 शून्य हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 कॉमन हुआ, दूसरे अंक पे जाएगा, 8 × 7 = 56, 6 हुआ, 5 × 4 = 20, 6 × 4 = 10, फिर से 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 × 7 = 56, 6 5 बच गया, 56 हुआ, फिर 5 × 4 = 20, ये प्लस 4 उसका बाकी था, तो ये 0, 5 2 7 1 8, 80 हो जाता। अब कॉमन कितना हुआ 8 हुआ, 8 शेष बच गया। अब तीसरे अंक पे चलते हैं, इसके लिए 8 × 24 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 7 7 × 28 हो जाएगा, फिर प्लस 8 वो था, जोड़ देखो 8 8 16 4 20 शून्य, फिर से शून्य आ गया, 2 2 4 1 5 1 6 बच गया, अभी 6 बच गया है। ठीक, शेष। अब ये लास्ट की बात करें, 8 का नाम 8 हो गया, 8 का नाम 8 हो गया, फिर उसके बाद 4 3 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 6 लास्ट में जिसमें 6 आएगा, लास्ट में देखो 6 जिसमें आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, ये तो ये हो गया, लास्ट डिजिट से आप देख सकते थे, कोई आंसर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा ये है कि इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, किसको सॉल्व करना है, इसको 1375, ये हाँ, ये बटे 100 = 48, इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल पे चले। चल, अगला सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य का 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है और प्रत्येक वस्तु को 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ध्यान से देखो, 20% का मतलब क्या होता है, 20 × 5 = 100, 1/5 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 20% मतलब पहले 5 रुपए में खरीदा, वो क्या कर दिया 6 रुपया लिख दिया। प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट, इसका 10% क्या होता है, इसका 10% जो छूट दिया है, 10% जो छूट दिया, 6 का 10% 0.6 होगा, तो ये घट के क्या हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, क्योंकि 5.4 हो जाएगा, 0.6 का छूट मिला, तो बोला 5 से बढ़ के 5.4 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई 0.4 की, कितने पे 5 के। बस यही सॉल्व करना था, यही आंसर पूछ रहा था। इसको करते तो 20 × 5 = 100 होता, ये 0 4 दूनी 8, क्या आ गया 8% आ गया। ये था सबसे कम स्टेप में सॉल्व करने का तरीका, सबसे कम स्टेप में। ठीक है, नहीं तो अगर इस सवाल की बात करते, अगर x मानते या वहां से सॉल्व करते, a से स्टार्ट करते, बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि मैं ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हूं, इसलिए 3 से 4 स्टेप या 5 स्टेप में लग रहा है, लेकिन उससे भी कम टाइम में ये सॉल्व होता था। ठीक है, आगे चले, और ये देखो सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चले। नहीं तो इसको सॉल्व करने का दूसरा भी मेथड था, एक तो ये पहला मेथड हो गया। हम अगर दूसरे मेथड की बात करें, क्या मान लें, मान लो जो था प्राइस 100 रुपया था, पहले प्राइस था क्या 100 रुपया था, 20% बढ़ा तो बढ़ा दिया 120 रुपया, अब इसका 10% छूट देगा तो मतलब 12 रुपया, 10% मतलब 12 रुपया छूट देगा, 10% मतलब 12 रुपया हो जाएगा। ठीक है, छूट दिया, इसमें से घटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 120 में से 12 घटा दोगे तो 108 बच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना परसेंट हुआ 8%। ये भी देखो, उससे भी उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो गया, 100 से बढ़ के 108 हुआ तो मतलब 8% की बढ़ोतरी हुई होगी, ये हो गया। ये पहला मेथड आपका हो गया।
ये आपका दूसरा मेथड हो गया, ठीक। ये भी कम लाइन में लगा, ठीक है। और x मानते तो सबसे लंबा मेथड हो जाता है, उसे नहीं सॉल्व करना। सवाल समझ में आ गया? चले वही फिर से वही बात हुआ, एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है, ये वाला या इसके अलावा जो मेथड है वो मेथड यूज करो जो सबसे कम स्टेप में सॉल्व हो जाए और जो इसमें कैलकुलेशन लंबा ना, जिसमें कैलकुलेशन सबसे छोटा हो। नहीं तो बड़े कैलकुलेशन आपको आंसर लाने में गलती कर जाएंगे, ठीक है। आगे चले, अगला सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखो क्या बोला। दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात 45 है, मतलब 45 नहीं है, 4:5 है, ठीक है। दो वस्तुओं का अनुपात जो उनके क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि इन वस्तुओं को बेचने समय दुकानदार वस्तु ए पर 10%, वस्तु बी पर 20% का लाभ कमाता है, तो उनके क्रय मूल्य के अंतर इतना है। ध्यान से देखो क्या है, ये 4:5 था पहले मेथड की अगर हम बात करें, और इस पे 10% का लाभ वो कमाता है। 10% का लाभ मतलब वो बेचा कितने में होगा, इसका 10% 0.4 होगा, 4.4 में बेचा होगा। और इसकी बात करें तो ये 20% लाभ पर बेचा, ये 10%, ठीक। इसका 20% कितना होता है 1, मतलब परीक्षा हो गया। अब बोला इन दोनों का अंतर, यही सेलिंग प्राइस है, एक पे 6 बेचता और एक पे 4.5 का बेचता है, ठीक है, 4.4 का। तो ये अंतर देखें तो 1.6 का अंतर हो रहा है। जो 1.6 का रेशियो का अंतर हो रहा है वो कितने के बराबर है, 480 के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो एक अनुपात जो होगा कितना होगा, 16 32 48 3, 1 बराबर 30 बराबर 1 बराबर 300 होगा, ठीक। एक जीरो हो गया, ये पॉइंट लगाए तो एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 300 बोला है। तो वस्तु बी और ए के बीच का अंतर बताओ। वस्तु बी मतलब 4 और 5 के बीच का अंतर भी तो 3 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो 1 बराबर 300 तो 1 बराबर 300। समझ में आ गया? ये तो हो गया पहला मेथड जो इतने स्टेप में हो गया, सिर्फ एक स्टेप में, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चले, अगले मेथड की बात करें और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। चलो हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? ये रेशियो से था, इसलिए इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं था, बहुत आसानी से बहुत कम स्टेप में हो गया। अगला सवाल है, इसी सवाल को हम अगले मेथड से करते हैं। देखो क्या बोला है, 4:5 है दो वस्तुओं का। तो मान लो एक 400 का रहा होगा, एक कितने का रहा होगा, 500 का रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4:5 है तो इसको 400 या 500 मान सकते हैं दोनों को। हाँ, यदि इन वस्तुओं को बेचते समय 10% का लाभ होता है, ए में 10% का, इसका 10%, 400 का 10% 40 होगा, 100 का 10% 10 होता है, 200 का 10% 20 होगा, 400 का 10% 40 हो जाएगा। तो ये कितने में बेचा होगा, 440 में बेचा होगा। और बी का 20% इसका निकालोगे, 20%, 5 दूनी 100, मतलब 100 रुपया बढ़ा होगा। बी का 20% कितना हुआ, 5 दूनी 10, 100 रुपया। तो ये कितने में हुआ, बेचा होगा 600 रुपया बेचा होगा। बोला इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 480 रुपया है। ये विक्रय मूल्य है दोनों का, इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो 160 आ रहा है। 160 का जो डिफरेंस हुआ, ये जो डिफरेंस है बोला कितने वैल्यू के बराबर है, 480 रुपए के बराबर है। तो एक कितने के बराबर है, एक कितने के बराबर है, 16×48, 1:3 हो गया, 1:3। तो बोला उनका जो ये वाला अनुपात था, क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस पूछा। क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना है, 500 माइनस 400, तो ये कितना हो गया 100। तो पूछ रहा 100 बराबर 1 बराबर 3 दिया है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 300। समझ में आ गया? ये दूसरा स्टेप था, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। कभी भी ऐसे सवालों को एक्स मान के मत करना जो किताब में दिया गया, उससे एग्जाम में आप पास ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं, ठीक है। दोनों मेथड में से दो मेथड, जो मेथड अच्छा लग रहा है उससे सॉल्व करो, उससे आगे बढ़ो। चले अगले सवाल पे। ये वाला सवाल क्या कहता है, जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, ठीक। अगर रेट R है, जो T होगा वो R/2 है, ठीक। समझ में आया? यही कह रहा है।
तो किसी राशि का साधारण ब्याज राशि के 1/8 के बराबर है। जो प्रिंसिपल अगर मान लो P है तो उसका जो ब्याज है इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P/8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये पूछ रहा है तो यहाँ से एक बार हम चीजें निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा मतलब P/8 इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू टाइम हो गया R/2 इंटू 100। ठीक, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ गई। समझ में आगे बढ़े, ये P से P कैंसिल हो जाएगा, R² बराबर 25, R बराबर हो जाएगा 5%। R बराबर 5% आ गया, समझ में आ गया। अब बोला है अगर 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 15% के लिए 5% के लिए 8 वर्षों के लिए 15,000 का कितना होगा। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, I बराबर हो जाएगा 15,000 लिखोगे। ठीक, अगर हम R की बात करें 5%, T के बराबर 8 बटे ये 100, बस इसको सॉल्व करना था। ठीक, 8 5 40, 4 हो गया, 15 चौका 60। ठीक, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे चले अगले सवाल, अगला वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है, देखो क्या लिखा है। A और B एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने दो, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या बोला, A कुल पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश करता है। कुल पूंजी का 33 सही 1/3, इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, ये 100/3 लिखा है। ठीक, लिखा है 100/3% मतलब 1/3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। और B शेष पूंजी निवेश करता है। पहले देखो कुल पूंजी 3 थी, उसमें से A निवेश करता है 1। कितना निवेश करता है, A निवेश करता है 1 के अनुपात में। और कुल पूंजी का जो शेष बचा वो कितना शेष बचा, 2 बचा शेष, तो B निवेश करेगा 2, कोई दिक्कत नहीं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ तो B का हिस्सा बताओ, तो 2 का हिस्सा बताओ, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितने का, 162,000। बस इसको यही सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करो। 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108,000। कितना सिंपल और सरल सवाल आया था। ठीक है, ऐसे इसको सेकेंडों में कर सकते थे। समझ में आ गया, नहीं तो सीधा समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखो 4 दूनी 8, लास्ट में जिसमें 8 था वो कर लो, जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करो। देखो अगर ये 44 लिखा है तो 4 दूनी 54 लिखा है तो 4 दूनी 8, लास्ट में 8 होना चाहिए। लास्ट 8 किसमें है, सिर्फ ए ऑप्शन में। चले आगे चले, अगले मेथड पे सॉल्व करें, आगे बढ़े। ये वाला सवाल है, क्या बोला, 70 से 90 के बीच में ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। 70 से 90 के बीच में देखो क्या क्या हो सकता है, 71, 73, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं। 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 83 होगा, 81 नहीं होगा, 83 होगा, 83 के बाद 89 होगा। 5 संख्याएं, मान लो अभाज्य, यही उसका औसत है। मान लिए एवरेज क्या है, यही सेंटर वाला। ठीक, तो ये इससे कितना अधिक है, -8 अधिक है। इसकी बात करें तो -6 है। इसकी बात करें तो कितना ज्यादा है, +4 है। इसकी बात करें तो +10 है। तो 8 6 14 हो जाएगा, 6 4 10, दोनों तरफ ये 0 0 हो जा रहा है। जो एवरेज मैंने माना था 78 वही है, 79। एक तो ये है, समझ में आ गया, जो सेकेंडों में हो सकता था। यही मेथड हमें एग्जाम में यूज करना है। ठीक, इसमें से कोई एक वैल्यू मान, 83 मानते तब भी आ जाता। ठीक, और दूसरे मेथड से अगर आपको हमने बोला कि एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है, जिसमें कैलकुलेशन सबसे कम हो। ठीक है, अगर नहीं तो सेकंड मेथड की एवरेज औसत कैसे निकाला जाता, सबको ऐड करना पड़ता है, सबको ऐड कर लो। निकालने का तो इससे भी निकाल लोगे, लेकिन इससे इसके चक्कर में कई सवाल छूट जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर होगा वही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले।
अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। देखो क्या बोला है, ए एक काम का 25वां भाग, एक काम का ए 25वां भाग 15 दिन कर देता है, ठीक है, और उसने 15 दिनों तक काम किया, फिर वो काम छोड़ के चला गया, शेष काम भी 30 दिनों में पूरा कर देता है, शेष काम भी 30 दिनों में पूरा कर देता है। देखो काम का 25% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 25% काम पूरा हो चुका है। अगर 25% काम 15 दिन में होता है तो 25 का मतलब पूरा काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। लेकिन 25% काम हो गया है तो बचा हुआ काम कितना है, 75% काम बचा है, मतलब 3/5 काम बचा हुआ है। 3/5 काम जो है 30 दिनों में होता है, 3/5 काम 25 दिनों में होता है, 30 दिनों में होता है। तो इसको देखें तो 1 बराबर हो गया 50, 3/4 सॉरी 3/4 होगा, 75% मतलब 3/4, ठीक। तो एक काम कितना होगा पूरा करने में, उसको 40 दिन का समय लगेगा, ठीक। बी को कितना दिन लगेगा, 40 दिन का टाइम लगेगा। ये दोनों अगर देखें 120 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, 4 तीन 12। इनकी जो क्षमताएं हैं 2:3 में होंगी, ठीक। तो बोला उस काम का 50%, इसका 50% कितना होगा 60। तो 3/5 दो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 2 5/6 5 यही कर दो, 12 5 60 होता है, 12 दिन और लगेगा। अगर 50% काम दोनों को साथ में करना हुआ सिर्फ 12 दिन का टाइम लगेगा। समझ में आ गया, आगे चले, ध्यान से देखो, ऐसे देखो 25% काम 15 दिनों में हो सकता है, तो 100% काम कितना दिनों में होगा, x दिनों में होगा। ये सॉल्व कर लेना, ठीक। इसको सॉल्व किए तो 25 चौका 100, 15 चौका 60, x की बराबर आ गया 60 पहले में जो यहाँ लिखा गया है, ठीक। अब बात हुई बी की, 25% काम कर रहा है तो 75% काम बराबर क्या दे रहा है, जो 75% काम है वो 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 100% काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसको सॉल्व कर लो, मान लो x सॉल्व कर लो, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे चले अगले सवाल पे, ठीक है। ये सवाल है, क्या बोलता है ध्यान, ये सवाल क्या कहता है, देखो ध्यान से, ए और बी ने क्रमशः x से y और y से z की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे में और 8 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यदि ए का स्पीड इतना है तो बी का बताओ। तो सीधा सीधा होता है स्पीड ऑफ ए इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, ये होता है। बस इसको यहाँ पर रखना था। टाइम ऑफ ए का मान दिया है, अगर 6 सही, क्या लिखा है 1/8 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 8 28 64 8 6 48 49/8। यहाँ पर इसको रखें तो ये हो जाएगा 49/8 और बी का वैल्यू होगा 8, ये हो जाएगा 8/7, ठीक, 8/7 हो जाएगा। 8/7 इक्वल टू एस ए की वैल्यू दिया कितना 32 अपॉन एस बी इक्वल टू 8/7, 8 चौक 32, बी बराबर 7 चौक 28, एस बी बराबर हो जाएगा 28। समझ में आ गया, चलो ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए आगे अगले सवाल पे, ये देख लो, इस फार्मूला याद नहीं होगा तो इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ये जो फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगले सवाल पर बात करते हैं, अगला सवाल चलते हैं, ये क्या करता है, देखो क्या बोला है, इफ यदि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 49c का स्क्वायर प्लस 18 बराबर, इसको अगर देखें तो क्या लिखा है 2b माइनस 56c माइनस 2a लिखा है, ठीक है, इसको उस साइड लेके आता, ठीक है। तो ये पूछे, ध्यान से देखो, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर तो नहीं लिखा, क्योंकि साथ में ab bc या ca होना चाहिए था, तो यहाँ 2b लिखा है, यहाँ 2a लिखा है, तो ऐसे तो लिखा गया होगा। अगर इसको अच्छे से सॉल्व करें तो क्या लिखा है, a का स्क्वायर प्लस 2b, अगर हम +1 इसके साथ कर देते, यहाँ पर 2a है, ठीक,
ठीक। और प्लस बी के साथ ऐसे करते हैं क्या, बी का स्क्वायर माइनस 2b, तो प्लस 1 इसमें भी लिखना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक, समझ आ गया। एक एक एक्स्ट्रा दोनों से ले लिए। अब c के स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस c के स्क्वायर मतलब 7c का स्क्वायर लिखा है, प्लस क्या लिखा है 56। 56 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, और क्या लिख सकते हैं 14c इंटू 14 हो जाएगा, 14 चौका 56, 4 हो जाएगा, प्लस 4। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखा होगा, इसके साथ 4 का स्क्वायर लिखा रहा होगा। इतनी बड़ी वैल्यू लिखी गई है। अब ध्यान से देखें 18 में से क्या क्या चला गया, एक 1 इधर चला गया, एक 1 इधर चला गया, और ये 4 चला गया, 16 17 18 पूरा कंप्लीट हो गया। ये बराबर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। चलो ये क्या लिखा गया, ध्यान से देखें 1 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा गया है, ये यहां से ठीक। ये बात करें तो ये लिखा है b माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा अगर देखें 7c प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 0 लिखा है, लिखा है ठीक है। ये लिखा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 4 चौक 16, 1 17, 1 18, वो चला गया मतलब 15 पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पूछा है a प्लस बी माइनस 7c की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर 0 कैसे हो जाएगा, जब a की वैल्यू -1 हो, b की वैल्यू +1 रखते हैं, और c की वैल्यू क्या रखते हैं माइनस में 4/7, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और c की वैल्यू हम क्या रखते हैं -4/7। सब कैंसिल हो जाएगा। ये चीज उठा के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा -1 +1, और c की वैल्यू -7 हो जाएगा, +7 बटे 4/7। ये कट गया, ये कट गया, क्या आंसर आ गया हमारा 4 आ गया। समझ में आ गया। आगे चले अगले सवाल पे, चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 32, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6 बराबर 189। क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 32, इतने की वैल्यू दी। पूछ किसकी रहा है, a b c माइनस 3 का, ठीक है। ध्यान से देखें क्या होता है अगर हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c, ठीक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा, ठीक। अगर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक, देखो इसकी वैल्यू भी दे दिया है, इसकी वैल्यू क्या दिया है 32, इसकी वैल्यू दिया है 6, ठीक, और इसकी वैल्यू अगर हम बात करें इसका दिया है 189 दिया है, -3ab बराबर ये हो रहा है 6 × 8। तो इसकी वैल्यू अगर निकालें ए बी प्लस, अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं, इसका स्क्वायर हम करते हैं तो क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हम करें ध्यान से, तो देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दिया गया है 32, और इसकी वैल्यू हम लगे 36, ध्यान से। और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2, ठीक, तो यहाँ से 32 मन से ये चला गया,
कितना बचा 4, तो ए बी सी मतलब प्लस की है तो ये भी प्लस ही रहेगा। तो ये कैसे होगा, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ जब 2 रख देंगे 2 दूनी 4, 32 4 36 हो जा रहा है, समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, इसकी वैल्यू अगर हम 2 रखें तो यहाँ पर ये हो जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 30, ये हो गया कितना 30 गुणे 6, 6 3 18, 180 हो जाएगा। और 180 से यहाँ से -3 ए बी सी कर देंगे तो -189 हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी बराबर आ जाएगा -3 -3 हो जाएगा, ठीक। ए बी सी की वैल्यू 3 आ गई, ए बी सी की वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0। समझ में आ गया। चलिए आगे, सवाल समझ में आ गया। बस इसमें फार्मूला था, हर साल इस पे एक सवाल बनता ही बनता है। किस फार्मूले पर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। कौन सा फार्मूला है, ये वाला, हर साल इस पे एक सवाल बन ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है देखो ध्यान से, एक चतुर्भुज एबीसीडी में एक चतुर्भुज है, कोई नहीं, एक चतुर्भुज बना लो, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कोण सी और कोण डी, कोण सी और कोण डी के समद्विभाजित, पहले ए बी सी और डी, कोण सी और कोण डी समद्विभाजित, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ई बिंदु पर कट करता है, ठीक। और दिया है सी, देखो क्या दिया है सी ई डी, ये दिया है 57 और कोण ए जो दिया है ये दिया है 47, ठीक। तो कोण बी की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से देखो। अगर ये 57 है तो अगर मानते हैं क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, समान द्विभाजकों में कटा हुआ कोण। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 57 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 माइनस 57 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये 3 हो गया 123, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अब ध्यान से देखें, हम चतुर्भुज की बात करें तो 47 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा दिया है। तो यहां से देखो क्या दिया है, अगर हम बात करें 47 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया प्लस कोण बी, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बस इसको सॉल्व करना है। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 12 दूनी 24 प्लस 47, ये हो जा रहा है, ये प्लस बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, यही पूछ रहा है। यहाँ से कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 361 से क्या घटाना, ये 6 6 12 1 13 4 4 8 1 9 2 289, कितना घटाना 283, ये वैल्यू जिसमें 7 होगा लास्ट में, 7 सब में से लास्ट डिजिट अगर हम देखते हैं तो लास्ट में सब 7 है। तो आगे कर लेते हैं, ये क्या हुआ 5 हुआ, ये 9 6 15 67, कितना हो गया 67। समझ में आ गया सॉल्व कैसे हुआ। एक बार इस ट्रायंगल को देख लो और फिर से ये जो त्रिभुज है चतुर्भुज है उसको देख लो। यहाँ से ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा। यहाँ सब चले आगे अगले सवाल पे देखते हैं क्या कहता है सवाल। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 88 है, यह त्रिभुज का अंतः केंद्र हो, तो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, तो बीआईसी पूछ रहा है, एक त्रिभुज है, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या बोला, ये एक त्रिभुज है, ये इसका इन सेंटर है आई, ठीक, आई बोला है, ठीक। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ठीक, इन सेंटर। तो ये इन सेंटर कब बनता है, ये कब बनता है जब ये कोण बराबर समान द्विभागों में कटते हैं, ठीक है, इन सेंटर बना। और इन सेंटर ये जो एंगल है कोण आई बराबर क्या होता है जानते हो, ये कोण से 90
प्लस कोण ए बाई 2 होता है। ठीक है, तो ए कितना हो गया 90 प्लस 88 था, 88/2 कर दोगे 90 प्लस 44, जिसमें लास्ट में 4 होगा, 9 4 13। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको देख लो। आगे चलते हैं, सेम फार्मूला जब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं, एक चीज ध्यान से रखना, जब इसको हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो ये वाला होता है, ये कोण अगर हम इसको आई डैश बोले तो यहाँ से कोण आई डैश बराबर क्या हो जाएगा जानते हो, 90 माइनस कोण ए बाई 2 हो जाता है। ठीक है, 90 माइनस कोण ए बाई 2 हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए, ये आई का वाला ये वाला हो गया। ठीक है, इसको देख लो और उसको देख लो। चलो अगला सवाल क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, हम बढ़ा दिए। ठीक, ए बी सी और डी और ई तक बढ़ाया गया। सी बी डी ये समद्विभाजित और ये समान दो भागों में कट कर दिया गया बिंदु पी पर। ठीक, फिर से ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये, तो कोण पी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बाई 2 हो जाता है। ठीक, और ये कितना दिया यहाँ पर, कोण ए दिया है 78। अभी जस्ट इससे पहले हमने यहाँ पर ये बताया था। ठीक है, ये वाला वही दे दिया, तो यहाँ क्या होगा 90 माइनस ए का मान कितना हो गया 78, तो यहाँ का सॉल्व कर लो। 90 माइनस 78/2 करेंगे तो 78/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 90 माइनस 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 10 में से 1 गया 1, लास्ट जिसमें 1 आएगा। यहाँ से सॉल्व कर लो, यूनिट डिजिट फिर से देखते हैं तो 1 आया, 2 ऑप्शन आ रहा है तो फिर आगे निकाल लेंगे। ये कितना हुआ 8 में से 3 गया 5, 51। ठीक, समझ में आ गया? ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो उसको जहां पर कट करेगा ये एक्सटर्नल अंतःकोण, ये वाय कोण हो गया, जिसमें इसमें क्या था अंतः केंद्र था, ये वाय केंद्र है एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, क्या रखना है तुमको, ये वाला देखना ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल क्या कहता है उसको देखो। ओ केंद्र वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ठीक, ए बी सी और डी की रचना की गई। ए और सी को ओ पर जोड़ा जाता है, ये ओ है, ए ओ सी को ए मान लेते हैं, यहां पर ये जोड़ा गया सी। ठीक है, ये है ओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए बी सी ये दिया है 2p और ए ओ सी ये दिया है 3p एडीसी, सॉरी यहां पर डी है, एडीसी ये दिया है 3p। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 होता है। 2p प्लस 3p बराबर मतलब 5p बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से आ जाएगा 5p बराबर 180। इसको यहाँ से भी देखो क्या आ जाएगा, 5 3 15 6 5 30, 15 6 5 30, p बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं आ गया। अब ध्यान से देखो, परिवर्तित AOC का मान बताओ। AOC ये पूछ रहा है, ठीक ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या होगा, ठीक ये वाली। तो ध्यान से देखें, इस वैल्यू का 2 गुना होगा, मतलब 6p होगा, ठीक 6p होगा। ध्यान से देखो, अगर हम इसको मिला दे तो अब दिख रहा है
ये कोड इसका 2 गुना होता है 6p। 6p मतलब क्या होगा 6 इंटू 36, 36 6, जिसमें देखो हो गया लास्ट ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है 216, ठीक है। और ऐसे देखो 6 3 18, 8 3 11, 216, यहाँ से आ गया 6p की वैल्यू। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले। ये वाला सवाल कहता है, क्या बोला, यदि एक गोले का आयतन उतनी त्रिज्या वाले एक बेलन के आयतन के बराबर है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। और हम बात करें आयतन ऑफ बेलन तो ये हो जाएगा क्या पाई r स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक। ये सब सेम था तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हो गया 4/3 इक्वल टू h बाई r आ जा रहा है, ये आ जाता है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ, तो उल्टा 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे चले अगले सवाल पे, तो सेकंड में हो गया। चलो देखो ध्यान से, ये बात थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉट थीटा माइनस सेक थीटा का रूट दिया है, इसको मान बताने के लिए बोला, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। ये क्या लिखा है 1 प्लस अंडर रूट में लिखा गया था, ठीक है। ये क्या लिखा था कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा गया है। यहां से कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्लस प्लस से ऊपर नीचे हम अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर कॉट थीटा माइनस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, या इसको कॉस बटे साइन कर सकते थे। यहाँ से ऐसे कर लो, पहले ऊपर नीचे से गुणा कर लो तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे क्या बचेगा, ध्यान से हम उसको देखें, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ध्यान से देखो, तो कॉट थीटा प्लस माइनस मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये बचेगा। अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा, और साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस साइन थीटा, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा ध्यान से देखो, और ये साइन स्क्वायर है, साइन भी बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या कॉट बच जाएगा, कॉट बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा कॉस अपान साइन मतलब कॉट बच जाएगा, 1 प्लस पहले से था। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, ऊपर कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, और नीचे क्या बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, एक बाहर निकल जाएगा अपान साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते थे कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते थे, ठीक है। अगर हम इसके साथ सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक एक चीज इसके साथ करेंगे, कॉट कॉट कट जाएगा तो 1 प्लस सेक आ जाएगा सेक थीटा, और इसके साथ जब करेंगे कॉस कट जाएगा तो 1/, ये हो जाएगा टैन आ जाएगा टैन थीटा, ये 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, क्या बचेगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो आगे, ठीक है। ये वाला सवाल है 1 माइनस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टैन थीटा का स्क्वायर दिया है और -1, तो कॉट थीटा को 1 अपान टैन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपान टैन थीटा, तो टैन थीटा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टैन थीटा -1 अपान टैन थीटा और 1 माइनस टैन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। और स्क्वायर बात किया है तो स्क्वायर होगा, ठीक। तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो या 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा हो, दोनों चीजें एक ही है, कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अपान टैन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और -1 साथ में तो -1 साथ में हो जाएगा, ठीक है,
समझ में आया? अगला सवाल चले। ठीक, अगला सवाल देखो क्या बोला। बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है, हम अगर एक ही साइड की अगर बात करें, ये लिखा गया, ठीक, ये मान लो हाइट h और ये M हो गया, ये N हो गया, ये 72 मीटर दूरी पर, ये 128। ठीक ठीक, ये 72 है, 32। या ये नहीं डायग्राम बनता तो ये वाला डायग्राम बनता। ठीक, और इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। अगर ये थीटा होगा, पूरक का मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और ये अगर ये m है, ये n होगा, ये 128 है और ये 72 है, कोई दिक्कत नहीं। ये h है। दोनों केस में जब h की वैल्यू निकालनी होती है तो h बराबर होता है, देख लो, इसको समझ लो क्या होता है, 72 इंटू 128। बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। क्या होगा, इसको सॉल्व करके देख लेना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये अगर हम इसको काटें तो ये तो होगा 8 9 72। ठीक, और इसको अगर हम बात करें तो ये 8 से कट जाएगा, 8 1 8 4 12 8 6 48। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से देखें तो ये 8 और 8 मन से एक 8 बाहर निकल गया, 9 मन से 3 बाहर निकलेगा, 16 मन से 4 बाहर निकलेगा। ये देखो 4 3 12 गुणे 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 1 8 1 9 96। समझ में आ गया? चले आगे चले। और अगर देखना होता तो यूनिट डिजिट कर सकते थे, 4 3 12 2 हुआ, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा। समझ में आ गया? आगे चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर ये क्या ये वाला फार्मूला याद नहीं है? ठीक है, ये वाला फार्मूला नहीं याद है, क्या है फार्मूला, ध्यान से देख लो क्या है। अगर ये a है, ये b है और ये h है तो h बराबर होता है अंडर रूट ab, होता है, देख लेना। ठीक है, और नहीं तो देखो क्या है, tan थीटा लिखा है। देखो अगर सॉल्व करने की बात है, कैसे सॉल्व होगा इसको देख सकते थे। ये हमारा सेकेंड मेथड है। यहां से tan थीटा लिखते, tan थीटा बराबर क्या लिखते, h बाई a, h अपान 72 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा बराबर हो जाता इक्वल टू, इसमें tan थीटा बराबर ये बटे ये होता, लेकिन 90 माइनस मतलब cot थीटा बराबर ये बटे ये, मतलब सेम हो जाता, क्या हो जाता, 128 अपान h हो जाता, दोनों बराबर हो जाते क्योंकि ये h सेम है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू cot थीटा हो जाता ये, और यहां से इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू अंडर रूट 72 इंटू 128। समझ में आ गया कहां से आया था ये फार्मूला? चलो ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल आ गया, आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले। ये सवाल है, क्या बोलता है, ध्यान से देखो। पाई चार्ट में किसी कंपनी के विभिन्न कार्यालय ए से लेकर ई तक दर्शाया गया, काम वाले कर्मचारियों की कुल संख्या दिया गया है। कर्मचारियों की कुल संख्या है 2400, कर्मचारियों की संख्या है कितना, 2400। तो किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 से 600 है, बोला है किस इतने कार्यालय, इसमें किस कार्यालय में 600 कर्मचारी है। पहला अगर हम मेथड बात करें, कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से बोलो, 600 कर्मचारी, ठीक, 600 की बात किया, क्या है, अगर हम ये है 2400, ठीक, 2400 में बात किया 6 को, मान लो क्या x डिग्री में है, x डिग्री मतलब 360 हो जाएगा, ये कितना है कर्मचारी, 600। इसको सॉल्व कर लो, ये डबल जीरो कट गया, ये 6 चौक 24 4 हो गया, ये 9 चौक 36, तो यहां से x बराबर हो गया क्या, 90। कोई दिक्कत नहीं। बंद कर दीजिएगा भैया, गेट मत खोलिएगा।
ये वाला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। पाई चार्ट दिया गया है, किसी कंपनी के विभिन्न कार्यालय ए से ई तक है, ये सभी कार्यालय हैं, काम करने वाले इसमें कुछ कर्मचारी हैं जिसमें कुल संख्या है 2400। तो क्या बोला है, किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 है। बोला इसमें से किस कार्यालय, मान लो कितने कुल 2400 कर्मचारी है, एक्स कार्यालय में है, पूरा कार्यालय 360 हो जाएगा, ये 600 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 9 चौक 36, ये 90 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया 90, x बराबर 90 डिग्री में होगा, x बराबर मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कौन सा, लास्ट वाला। ये तो हो गया पहला मेथड। अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या है देखो 600 बात की है, 600 2400 का कितना परसेंट है देख लो। अगर हम बात करें 600 जो है 2400 का कितना है, इसको सॉल्व किए, इनटू परसेंट की बात करें, इसको परसेंट निकाल लो, कट गया 6 चौक 24 4, ये हो गया 25%। 25% है, ठीक है 25% है। तो 2400 का देखो 25% का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है 25% का मतलब 25% का मतलब, ध्यान देखो 25% आ गया, ये 25% आ गया। अब ध्यान से देखो 100% का मतलब होता है 360 डिग्री होगा, तो 25% का मतलब क्या होगा, 25% निकालना, 100% का मतलब ये होगा 360 का 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 क्या होगा, इसी का 1/4 निकाल लो, सीधे इसमें मतलब 4 से इसमें कर देते, 4 से इसमें 9 चौक 36 90 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आ जाएगा। चले दोनों मेथड्स में, दोनों मेथड सरल हैं और सिंपल हैं, जो मेथड अच्छा लगे वो कर सकते। तो अगर टाइम की बात करें तो इस मेथड में सबसे कम टाइम लगा। अगले सवाल पे चले, अगला सवाल क्या कहता है, ये वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में बार ग्राफ है 5 राज्यों का ए से लेके ई तक, युवाओं की कुल संख्या दिया है, यूथ दिया है, एम्प्लॉयड यूथ दिए हैं जो नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। किस राज्यों में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की संख्या के औसत से अधिक है, 5 राज्यों में युवाओं की से अधिक है, किस राज्य में। पहले ए यूथ की बात कर रहा, तो इसको और इसका औसत निकाल लो, किसका 12 का क्या होगा, 12 8 20 हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये हो गया 20.5 हो जाएगा, ये 10 है, 20 20 40 10 50, 50.5 ये हो जाएगा, कितना है 1 2 3 4 5, ये 5 से कट जाएगा 10.5 क्या हो जाएगा 10.1 है उसका औसत, औसत से ज्यादा है बोला है, औसत से अधिक 10.1 से अधिक कितना है, युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की संख्या से औसत से अधिक है। तो अगर हम बात करें इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें नहीं है, तो मतलब ए में है और सी में है, किसमें है ए और सी में है, ठीक है 10.1 आ रहा है एवरेज, और बोला एवरेज से अधिक है, किसमें ध्यान से देख लो किसमें अधिक है। अगर हम बात करें तो इसमें 12 है, 10.1 से ये भी अधिक है, 10.1 से अधिक ये भी है, बाकी नहीं है। समझ में आ गया, ए और सी ऑप्शन, ठीक। ये वाला अगला सवाल है, ये क्या कहता है सवाल, ध्यान से देखो, निम्नलिखित बार चार्ट है 24 से लेके 2014 से लेके 2019 तक, 2 समय दिए गए हैं माफ, ठीक है। सवाल क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए, 2016 और 2019 में मिलाकर कैंप ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, कैंप ए में, ठीक कैंप ए है समर कैंप ए, ठीक ये वाला दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन समर कैंप ए एंड समर कैंप बी, कैंप ए वाला ये है और ये बी वाले हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं। 16 और 19 में, 16 और 19 कितना है, 1 1 2 8 4 12 320 है, ए में कितना है 320 है, ठीक। और 15 और 17 में मिलाकर कैंप बी में नामांकित छात्रों की संख्या कितने, 15 और 17 में, 15 और 17, ठीक 15 और 17 में कितना है 2 2 4 1 5 500 है।
बोल रहा है ये 500 332 बी में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितना 320 कितना प्रतिशत है। बूढ़े 100 करना था, इसको काट करना था। 6 पंचे 30 होता है, 5 चौक 20, 64%। ठीक है, समझ में आया? बताओ, यहां तक देखो ये चीज समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए में कैंप अगर बात किया गया क्या है, किसके किसके बीच में बोल रहा था, 16 और 19 वाला निकालना था। 16 कहाँ है, 16 ये है, 19 कहाँ है, ये है। 16 और 19 में निकाल लिए, 320 आया। 500 का 320 कितना, 64% होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा ऑप्शन है। चलिए ठीक है। इसके बाद हमारा जो है, जो एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का जो 12 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट हुआ था, मतलब इस दिन लास्ट शिफ्ट 12 अप्रैल का जो तीसरा पेपर हुआ था, उसका सलूशन आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। और जहां पर आपको दिक्कत आ रहा है, कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले एक बार वेट करो, देखो अच्छे से कि हम उसको कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेक्शन वही होगा जहां पर हम सबसे कम टाइम में किसी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। एक सवाल ये रह गया, इस सवाल को भी देख लेते हैं। क्या है, गणित की परीक्षा, क्या लिखा है, छात्रों की कुल संख्या 350 है और पूर्णांक 200 है। ठीक है, पूर्णांक 200 है और सभी छात्रों की संख्या है 350। गणित की परीक्षा का कक्षा औसत एक स्थान तक दशमलव तक बताना है। इसको सॉल्व करना है और इसको बताना है। इसको चलो हम हिंट दे देते हैं, इसका सलूशन आप लोग बताइएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है, जो 10 नंबर पाए हैं वो 20 और 30 के बीच वाले विद्यार्थी है, मतलब 10 विद्यार्थी 20 और 30 के बीच पाए। अगर 20 और 30 का एवरेज जो होगा 30, 20 और 40 का एवरेज 30 होगा, तो 30 में 10 विद्यार्थी हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 300 हो जाएगा। ठीक है, और 18 और 30 और 50, 40 और 50 के बीच में एवरेज जो होगा 40 और 60 का एवरेज 50 होगा, उसमें 18 बच्चे हैं, 18 बच्चे 90, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 900। ठीक है, अब जो 32 नंबर जितने आए हैं किसके किसके बीच में जो आए हैं, 32 लोग जो हैं 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 का एवरेज 70 होता है। 70 जो नंबर है 32 बच्चे पाए हैं, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक, सेम वैसे 80 से 100 के बीच में जो एवरेज होगा 90 आएगा, और 90 नंबर जो पाए 45 स्टूडेंट, 45 गुणे 90 कर दो, कितना हो जाएगा, 0, 9 पचे 45, 4, 9 चौक 36, 36 4 40, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे 100 और 120 में 111 होगा। 111 जो एवरेज है 60 बच्चे पाए हैं, 111 में नहीं, 111 मतलब 110 होगा। ठीक है, 110 में 60 बच्चे हैं तो 0 0 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही करके सभी का निकालना है एवरेज, उसके बाद सबको निकाल के कितने बच्चे हैं 350 से भाग दे देना है। कितने में, 350 का भाग दे देना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके बताना इसका क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमारे चैनल में हमारी जो टीम है उन सभी को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे और अच्छे से इस पे वर्क करेंगे। चलो चलते हैं, जय हिंद।